कभी सोचा है कि दुनिया का नक्शा जो हम आज देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था? जी नहीं। बस एक विचार ने इसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। बड़े बड़े साम्राज्यों को तोड़ दिया और नए देश बना दिए। और वो विचार था राष्ट्रवाद। तो चलिए आज इसी की कहानी को जरा समझते हैं। तो चलिए थोड़ा से समय में पीछे चलते हैं। साल 1815। नेपोलियन के युद्ध अभी अभी खत्म हुए हैं और ये जो नक्शा है ना, ये उस वक्त के यूरोप को दिखाता है। एक ऐसा यूरोप जिस पर बड़े बड़े साम्राज्यों का कब्जा था। ऑस्ट्रियन एम्पायर, रशियन एम्पायर, प्रशियन एम्पायर, इन सबका बस एक ही मकसद था, महाद्वीप में किसी भी तरह शांति बनाए रखना और जो पुरानी राजशाही व्यवस्था है उसे जस का तस रखना। तो सवाल ये उठता है कि अगर सबका मकसद पुरानी व्यवस्था को बचाना ही था, तो फिर सब कुछ बदला कैसे? इस ऊपर से दिख रही शांति के नीचे आखिर ऐसी कौन सी लहरें थीं जो सब कुछ बदलने वाली थीं? इसका जवाब असल में बस एक शब्द में है, राष्ट्रवाद। ये वो क्रांतिकारी विचार था जो पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया और ये 19वीं सदी की आप कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक थी। एक ऐसी ताकत जिसने लोगों के सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, तो हुआ ये कि नेपोलियन की हार के बाद 1815 में यूरोप के जो पुराने बड़े बड़े शासक थे वो सब वियना में इकट्ठा हुए। इसे ही कहते हैं वियना कांग्रेस। और इस पूरी मीटिंग की कमान थी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के हाथों में। उनका मकसद बिल्कुल साफ था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आज़ादी, बराबरी जैसे नए नए विचार निकले हैं ना, उन्हें हर हाल में कुचलना है और पुरानी राजशाही को वापस लाना है। अब समझिए कि राष्ट्रवाद का ये जो विचार था वो उस समय के हिसाब से कितना कितना ज्यादा क्रांतिकारी था। इसका सीधा सा मतलब था कि लोगों की वफादारी अब किसी राजा या किसी साम्राज्य से नहीं होगी, नहीं, बल्कि अब वफादारी होगी राष्ट्र से। मतलब उन लोगों से जिनकी भाषा एक है, संस्कृति एक है, जिनका इतिहास एक है। अब जाहिर सी बात है, ये विचार उन बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए तो सीधा सीधा खतरा था जिनके अंदर कई अलग अलग भाषा और संस्कृति वाले लोग रहते थे। तो यहां पर असल में दो ताकतों की, दो विचारों की सीधी टक्कर थी। एक तरफ थी मेटरनिख की पुरानी रूढ़िवादी सोच जो किसी भी तरह पुरानी दुनिया को बचाए रखना चाहती थी, और दूसरी तरफ थी राष्ट्रवाद की ये नई जबरदस्त ऊर्जा जो आज़ादी और खुद के शासन के नाम पर नए राष्ट्र बनाना चाहती थी। लेकिन मेटरनिख और बाकी पुराने शासकों की तमाम कोशिशों के बावजूद क्रांति की उस भावना को दबाया नहीं जा सका और इस आग को भड़काने वाली चिंगारी एक बार फिर फ्रांस से ही निकली। देखिए, 1830 में फ्रांस में जो जुलाई क्रांति हुई उसने एक चिंगारी का काम किया और इसका असर पूरे यूरोप में देखा गया। पोलैंड, इटली, जर्मन राज्य, हर जगह राष्ट्रवादी विद्रोह भड़क उठे। और फिर आया साल 1848 जिसे लोगों का वसंत या स्प्रिंग टाइम ऑफ पीपल्स भी कहते हैं। इस साल तो जैसे क्रांतियों की एक पूरी की पूरी लहर ने यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया था। तो सवाल यह है कि राष्ट्रवाद की इस भावना ने जमीन पर असल में क्या बदलाव लाए? इसका सबसे पहला और सबसे शानदार उदाहरण हमें इटली में देखने को मिलता है, क्योंकि 19वीं सदी की शुरुआत में इटली कोई एक देश था ही नहीं। वो तो बस अलग अलग राज्यों का एक झुंड था। कुछ पर विदेशी ताकतों का कब्जा था तो कुछ के अपने राजा थे। बस एक भौगोलिक पहचान थी। और ये जो दो नक्शे हैं ना, ये पूरी कहानी खुद बयां कर देते हैं। एक तरफ है बिखरा हुआ इटली और दूसरी तरफ एक एकजुट एक राष्ट्र। राष्ट्रवाद की ताकत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है ना? अब इटली को एक करने का ये जो इतना बड़ा मिशन था, उसे असल में 3 किरदारों ने मिलकर पूरा किया। एक थे काउंट कैवूर, जिन्हें हम इस मिशन का दिमाग कह सकते हैं। उन्होंने अपनी कूटनीति और गठबंधनों से रास्ता तैयार किया। फिर आए जुसेप्पे गैरिबाल्डी, जो थे इस मिशन की तलवार, एक करिश्माई क्रांतिकारी जिन्होंने अपने जोश से मैदान जीत लिया। और आखिर में थे विक्टर इमैनुअल द्वितीय यानी ताज, जो सार्डिनिया के राजा थे और बाद में एक हुए इटली के पहले राजा बने। गैरिबाल्डी की तो बात ही अलग थी। वो एक सच्चे हीरो थे। सोचिए, एक नाविक जो क्रांतिकारी बन गया। उन्होंने अपने जैसे वॉलंटियर्स की एक सेना बनाई जिन्हें रेड शर्ट्स कहा जाता था, और साउथ इटली को आज़ाद करा दिया। सच कहें तो उनके बिना इटली का एकीकरण शायद मुमकिन ही नहीं हो पाता। चलिए अब इटली से चलते हैं जर्मनी की तरफ। ये हमारा दूसरा बड़ा उदाहरण है और ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जहां इटली का एकीकरण जुनून, जोश और लोगों के आंदोलन से हुआ, वहीं जर्मनी का एकीकरण बिल्कुल अलग तरीके से हुआ। ये ऊपर से नीचे की तरफ हुआ, मतलब पूरी तरह से सैन्य ताकत के जोर पर। और इस पूरी प्रक्रिया के सेंटर में था ये एक आदमी, ओटो वॉन बिस्मार्क,
प्रशिया का चांसलर। वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सच कहें तो एक निर्मम राजनेता थे। उन्हें यूं ही आयरन चांसलर नहीं कहा जाता था। बिस्मार्क का ये जो मशहूर कोट है, ये उनकी पूरी सोच को एक लाइन में बता देता है। आज के बड़े सवाल भाषणों और बहुमत के फैसलों से तय नहीं होंगे, बल्कि लोहे और खून से तय होंगे। मतलब वो आदर्शों वाली राजनीति में विश्वास नहीं करते थे, वो असल ताकत की राजनीति में यकीन रखते थे, जिसे रियल पॉलिटिक कहा जाता है। उनका मानना बिल्कुल साफ था, जर्मनी का एकीकरण भाषणों से नहीं होगा, ये सिर्फ फौजी ताकत से ही हो सकता है। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि करके दिखाया। एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने एक के बाद एक 3 छोटे लेकिन निर्णायक युद्ध लड़े। पहला डेनमार्क के खिलाफ, जर्मन भाषी इलाकों को हासिल करने के लिए। दूसरा ऑस्ट्रिया के खिलाफ, ताकि जर्मन राज्यों का लीडर बनने की रेस से ऑस्ट्रिया बाहर हो जाए। और तीसरा फ्रांस के खिलाफ, ताकि साउथ के जर्मन राज्यों को एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ एकजुट किया जा सके। एकदम चेस की तरह एक एक चाल सोची समझी। और इसका नतीजा सामने था। साल 1871 में बिस्मार्क की इसी ब्लड एंड आयरन यानी रक्त और लौ की नीति की वजह से यूरोप के ठीक बीच में एक बहुत ही शक्तिशाली एकजुट जर्मन एम्पायर का जन्म हुआ। तो ये तो साफ है कि राष्ट्रवाद ने यूरोप का नक्शा पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन सवाल यह है कि इसने अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ी। क्या इसका असर अच्छा था या बुरा? देखिए, राष्ट्रवाद की जो विरासत है ना, वो एक दो-धारी तलवार की तरह है। इसमें अच्छा भी है और बुरा भी। एक तरफ इसने इटली और जर्मनी जैसे मॉडर्न देश बनाए, लोगों के अंदर गर्व और एकता की भावना पैदा की। लेकिन इसका एक दूसरा स्याह पहलू भी है। इसी राष्ट्रवादी भावना ने देशों के बीच एक खतरनाक कंपटीशन और होड़ को जन्म दिया, और इसी ने आगे चलकर साम्राज्यवाद और पहले विश्व युद्ध की नींव रखी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, राष्ट्रवाद ने वो दुनिया तो बना दी जिसमें हम आज रहते हैं, लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? राष्ट्र बनाने की जबरदस्त भावना ने हमें जोड़ा भी तो हमें बांटा भी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।